तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 2 17 मई फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस, जिसमें आज हमको बहुत सारे प्रश्न मिल गए हैं। लगभग 60 से 70 प्रश्न आज हमको मिल चुके हैं। हर एक प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं, तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। लास्ट में आपको ये भी बताने वाले हैं कि आज कितने कितने नंबर वाले जो विद्यार्थी थे वो आज हमको देखने को मिले हैं, तो उस हिसाब से अपन कट ऑफ का भी अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी आपका अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को 7052547003 इस नंबर पर जरूर भेजिएगा। आज के प्रश्न में मृदुल तोमर जी ने भेजे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए सबसे पहले पार्ट ए के बारे में बात करेंगे। पार्ट ए में क्या क्या पूछा गया है। जो आपका 30 नंबर का पार्ट ए है, जो सबके लिए महत्वपूर्ण है, बाल विकास में कौन कौन से प्रश्न आए हैं, इन सभी प्रश्नों के बारे में हम आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। जितने भी प्रश्न हैं वो आपके आगामी परीक्षा जैसे कि एमपीएसआई, फॉरेस्ट, इन सब के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर हम पार्ट ए की बात करते हैं तो पार्ट ए सेम टू सेम रह रहा है। पार्ट ए में आपका गद्यांश, आपका 4 नंबर का गद्यांश पूछा गया है और 4 नंबर का पद्यांश पूछा गया है। पद्यांश में ही आपका एक अलंकार का जो प्रश्न है वो पद्यांश से ही पूछ लिया गया था। इसके अलावा उपसर्ग जो है वो भी आपका पद्यांश से ही पूछ लिया गया है। ठीक है, तो ये आपकी हिंदी की बात हो गई। हिंदी आपकी 10 नंबर की आई थी, जिसमें आप आराम से 8 से 9 नंबर लेकर के आ सकते थे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आज आपका पीक्यूआर जो 4 नंबर का पूछा गया है, एक प्रश्न आपका आज टेंस से देखने को मिला है। ठीक है, बात अगर मैथ्स की करते हैं तो आज रीजनिंग का एक प्रश्न और एक प्रश्न मैथ का आया है। कल दोनों प्रश्न रीजनिंग के आए थे। तो त्रिभुज से एक प्रश्न पूछा गया एडवांस का, और एक प्रश्न आपका ब्लड रिलेशन से जो है आपका रीजनिंग का देखने को मिला है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं बाल विकास की। तो बाल विकास से कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो बाल्यावस्था से एक प्रश्न था, शैशवावस्था से एक एक प्रश्न, इन दोनों से पूछा गया था। एक प्रश्न आपका अधिगम से पूछा था, एक प्रश्न आपका बुद्धि से पूछा था, और एक किसी का सिद्धांत पूछा गया था। उनका नाम नहीं हमको पता चल पाया है। अगर आपका आज एग्जाम था तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि किसका सिद्धांत आज पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद में बाकी के जो प्रश्न थे वो आपके लॉजिकल मेंटेलिटी पर आधारित थे। लॉजिकल सोच करके आप उन प्रश्नों का आंसर दे सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेन सब्जेक्ट सोशल साइंस की, जिसमें जीके और जीएस के प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण है आगामी सभी परीक्षाओं के लिए। फॉरेस्ट गार्ड के लिए ये सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट के प्रश्न हैं। इससे ज़्यादा और लेटेस्ट और क्या हो सकता है भाई। आज ही प्रश्न पूछा गया 17 मई को और आपके लिए हम तुरंत प्रश्न लेकर के आ गए। इससे ज़्यादा लेटेस्ट और क्या होगा, है ना। बिल्कुल ताजे प्रश्न हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लक्ष्मण झूला किस राज्य में स्थित है। तो उत्तराखंड में लक्ष्मण झूला स्थित है, यह प्रश्न आपका पूछा गया था। चलिए इस प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी दे देते हैं, क्योंकि यहाँ से अन्य प्रश्न बनेंगे तो आप आसानी से आंसर लगा सकते हैं। उत्तराखंड के खूबसूरत वादियों और गंगा नदी के तट पर बसा एक शहर उत्तराखंड है आपका ऋषिकेश। इस ऋषिकेश में जो है आपका यही लक्ष्मण झूला आपका ऋषिकेश में स्थित है। इस जगह की सुंदरता में गंगा का अविरल धारा और उस पर पुल के रूप में बने 2 झूले सभी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये जो दोनों झूले हैं इन्हें हम लक्ष्मण झूला कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे राज्य पूछ ले तो राज्य आपका उत्तराखंड है। अगर आपसे शहर पूछ ले तो ऋषिकेश में आपके ये दोनों झूले देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। तो भाई भारत का लिंगानुपात 943 है, ये आपको याद रखना है। भारत का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 943 है। और जो लेटेस्ट है वो भी हम आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, ये आज आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत में यह अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के रूप में दर्शाते हैं। 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं, यही लिंगानुपात कहलाता है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश का लिंगानुपात 943 है, जबकि एकदम लेटेस्ट की अगर हम बात करें तो अभी लेटेस्ट में 940। अभी जनगणना चल भी रही है, आपको पता है ना, आज हमारे घर पर ही जनगणना वाले आए थे। ठीक है ना, तो जनगणना अभी चल भी रही है यहाँ पर। अब नया डेटा भी जल्दी आ जाएगा। ठीक है, अगर 2011 की बात करते हैं तो 943 है। मध्य प्रदेश का कितना है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, चलिए त्रिशूल शिखर किस राज्य में पाए जाते हैं, एकदम लेटेस्ट बहुत अच्छा प्रश्न है ये। सही आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपका त्रिशूल शिखर पाए जाते हैं। उत्तराखंड से 2-3 प्रश्न आज पूछे गए थे। देखिए, तो त्रिशूल हिमालय की 3 चोटियों के समूह का नाम है। अब ये है क्या, ये भी पूछा है कि त्रिशूल शिखर क्या है। तो हिमालय की 3 चोटियों के नाम है। ठीक है, जो पश्चिमी गढ़वाल में स्थित है या उत्तराखंड राज्य के मध्य में चमोली के निकट स्थित है। यह नंदा देवी पर्वत से पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशा में 25 किलोमीटर की दूर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को घेरते हुए शिखरों के समूह का दक्षिण पूर्वी भाग है। ठीक है, तो नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है इसके दक्षिण पूर्वी भाग में जो स्थित है, इसे ही हम जो 3 चोटियां हैं हिमालय की, उन्हें हम जो है यहाँ पर त्रिशूल शिखर कहते हैं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस मूर्ति की पूजा किया करते थे? तो सही आंसर है पशुपति की जो है मूर्ति की पूजा हड़प्पा सभ्यता के लोग किया करते थे। भाई वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर देंगे, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। हम यही देखते हैं भाई इतना हम आपको डिटेल में जानकारी दे रहे हैं, फिर भी आप लोग पता नहीं क्यों नहीं लाइक करते। एक लाइक करने में आपका क्या जा रहा है? खाली बटन ही तो दबाना है ना, एक बटन दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्या जा रहा है इसमें? ठीक है। चलिए पशुपति की बात कर लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में पशुपति को प्रमुख देवता माना जाता था। उपलब्ध ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार इन्हें जंगलों और पशुओं के देवता के रूप में पूजा जाता था। ठीक है, तो हड़प्पा के सभ्यता के जो लोग थे वो पशुपति की पूजा करते थे, और ये जो पशुपति हैं ये जंगलों और पशुओं के देवता हुआ करते थे। और उस समय के लोग क्या करते थे? पशुओं को पाला करते थे। पशुपालन जो है उसी समय स्टार्ट हो गया था। ठीक है ना, तो पशुपति की जो पूजा है वो हड़प्पा सभ्यता के लोग किया करते थे। आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? पॉलिटिक्स से यह प्रश्न पूछा गया है। सही आंसर राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ठीक है, देखिए तो उपराष्ट्रपति की शपथ का वर्णन अनुच्छेद 69 में किया गया है। ये भी आपको याद रखना किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 69 में ये वर्णन किया गया है। उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण करते हैं। ठीक है ना, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको ये बताना है कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है और कौन से क्रम के हैं। ये जितने प्रश्न पूछते हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए। एक बार आप अगर कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएगा। ये प्रश्न दोबारा भी पूछा जाएगा आपके फॉरेस्ट वाले या फिर आगे किसी भी एग्जाम में। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि क्या नाम है उनका। चलिए, पर्यावरण संरक्षण एक्ट है, ये कब लागू हुआ था? प्रथम पर्यावरण संरक्षण एक्ट तो याद रखना 19 नवंबर 1986 को पर्यावरण संरक्षण एक्ट यानी कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ था। तो संविधान के अनुच्छेद 253 याद रखना 253 बताया गया है। संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत की संसद द्वारा 1986 में पारित किया गया था। यह अधिनियम 19 नवंबर 1986 को लागू कर दिया गया था। ठीक है, अब ये कहाँ से इसके बारे में सोचा गया था? तो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में, जहां भारत कहकर के आया था कि भाई पर्यावरण की रक्षा के लिए हम एक्ट जो है वो अपने देश में लागू करेंगे। तो उसी का परिणाम है कि 1986 में जाकर के ये एक्ट जो है वो लागू हुआ था। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? सही आंसर है अनुच्छेद 24। ऑप्शन में दिया हुआ था केवल अनुच्छेद 24। तो अनुच्छेद 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है। 23 में भी है तो देख लीजिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में निहित हैं। ये जो अधिकार हैं ये महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार हैं जो प्रत्येक नागरिक को किसी भी प्रकार के जबरन श्रम से सुरक्षा की गारंटी देते हैं, यानी कि किसी से भी जबरन श्रम नहीं कराया जा सकता है। यही आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पंचवर्षीय योजना से 3 प्रश्न आज पूछे गए थे। तो हेराल्ड डोमन मॉडल, देखिए ये प्रश्न कितना रिपीट हुआ है, पिछले लगभग 2 से 3 पेपर में इसका हम एनालिसिस करा चुके हैं। बार बार आपको बताते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना मेरे भाई हेराल्ड डोमन पर, दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालोगिस पर, और ये दोनों तीनों प्रश्न आज पूछे गए। ठीक है ना, तो पूरा एग्जाम एनालिसिस देखा कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आगे के एग्जाम में। ठीक है, देखिए तो पहली पंचवर्षीय योजना कुछ संशोधनों के साथ हेराल्ड डोमन मॉडल पर आधारित थी। इस पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और गुलजारी लाल नंदा जो है वो इसके उपाध्यक्ष थे। ठीक है, तो पहले अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा जो है वो बिल्कुल पहले उपाध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉरेस्ट गार्ड के लिए महत्वपूर्ण ये वीडियो सीरीज है, क्योंकि एकदम लेटेस्ट प्रश्न जो अभी पूछे गए 17 मई को, वही प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आ गए। इससे ज़्यादा लेटेस्ट कोई भी नहीं लेकर के आएगा। ठीक है ना, देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक ध्यान दिया गया था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर सर्वाधिक ध्यान दिया गया था। अब पूछा जाए कि पहली पंचवर्षीय योजना में किस पर ध्यान दिया था? तो कृषि पर जो है पहली पंचवर्षीय योजना में ध्यान दिया था। देखिए तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर सर्वाधिक ध्यान दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के द्वारा बनाई गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना भी कहते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इतने प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में आपसे पूछे जा सकते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना का समय काल क्या था? टाइम पीरियड पूछा गया है। तो सही आंसर है 1974 से 1978 तक पांचवी पंचवर्षीय योजना का समय काल था। देखिए तो पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात कर लेते हैं। योजना ने कृषि उत्पादन और रक्षा में निर्भरता पर ध्यान दिया। अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक केवल अपन लोग ध्यान दे रहे थे कि भाई कृषि से कुछ उत्पादन कर लो, ठीक है, और उद्योगों पर कुछ उत्पादन कर लो। अब जब उत्पादन हो गया तो इन्होंने कहा कि इसको आत्मनिर्भर बनाओ। अब हमें किसी बाहर से किसी से लेने की जरूरत नहीं पड़े, तो आत्मनिर्भरता पर यहाँ पर पांचवी पंचवर्षीय योजना ने जोड़ दिया था। 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया। 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसने केंद्र सरकार को बिजली उत्पादन और प्रपोषण में प्रवेश करने में सक्षम बनाया था। ठीक है, 1975 में आकर के इन्होंने इसको स्थगित कर दिया था। किसने? मोरारजी देसाई ने। 1978 तक यह योजना लगातार चलती रही थी। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? ये पूछा गया था। तो चंद्रगुप्त प्रथम, कल भी हमने शाम को ये प्रश्न आया था, तभी हमने आपको बताया था। आज सुबह देखिए यही प्रश्न पूछ लिया गया है। ठीक है, तो हर एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। हर एक एग्जाम एनालिसिस आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? जिसने स्टार्टिंग की थी, तो पहला शासक श्रीगुप्त था। इस साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक इसे माना जाता है, तो चंद्रगुप्त प्रथम को इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है।
चलिए, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? तो पोर्ट ब्लेयर जो है, वो अंडमान निकोबार की राजधानी है। इसको मैप में पूछा गया था। मैप देखिए लेटेस्ट यहाँ पर पैटर्न पकड़ा है अभी आपने, ये आपके फॉरेस्ट में एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे मैप वाले प्रश्न। तो मैप अच्छे से पढ़ कर के जाना क्योंकि यहाँ पर मैप एमपी टेट में पूछे जा रहे हैं, नया पैटर्न है, आगे भी आपसे पूछा जाएगा। तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी अंडमान निकोबार की राजधानी है, देख लीजिए। तो बंगाल की खाड़ी में स्थित पोर्ट ब्लेयर भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी है। यह दक्षिण अंडमान जिले का मुख्यालय भी है। याद रखना दक्षिण अंडमान अंडमान का मुख्यालय भी यही है, पोर्ट ब्लेयर। प्रदेश का एकमात्र अधिसूचित जिला शहर कौन-सा है? ये पोर्ट ब्लेयर ही है। यह भारतीय सशस्त्र बल की पहली एकीकृत कमान का स्थान भी है। तो इतने सारे फैक्ट यहाँ से बन सकते हैं। इस प्रश्न में हमने आपको कवर करा दिए। भाई वीडियो पसंद आ रही हो तो अभी भी लाइक नहीं किया इतना कहने के बाद में, तो अब तो लाइक कर ही दो भाई, है ना? देखिए, प्रथम वन नीति कब लागू हुई थी? तो 1894 में प्रथम वन नीति भारत की लागू हुई थी, देखिए। तो 1894 में घोषित राष्ट्रीय वन नीति देश के सामान्य कल्याण को बढ़ावा देने के लिए जंगलों के प्रबंधन के उद्देश्य के साथ प्रख्यात की गई थी। नीति 1952 में संशोधित की गई थी, जिसका उद्देश्य संरक्षण और उत्पादन के बीच संतुलन लाना था। ठीक है, तो 1952 में इसको संशोधित किया गया था, जबकि पहली पहली नीति कब आई थी? 1894 में आई थी। अगला प्रश्न, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? सही आंसर होगा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। ठीक है, देखिए प्रोजेक्ट टाइगर वाला प्रश्न ये रिपीट हो रहा है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। देखिए, तो भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1973 को संरक्षण को बढ़ावा देने और बाघों की घटती आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए यह एक जो है एक्ट शुरू किया गया था। प्रारंभ प्रारंभ में परियोजना में 18,278 वर्ग किलोमीटर में फैले 9 बाघ अभयारण्य को शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखना 1973 में बाघ प्रोजेक्ट या फिर टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन-सी है? यह आपसे पूछा गया है, सही आंसर हो जाएगा गंगा जो है वो भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? तो आपकी गंगा है। अब 5 प्रमुख नदियाँ देख लेते हैं जो आपकी लंबाई में सबसे बड़ी हैं, ठीक है? देखिए, तो भारत की सबसे लंबी नदियाँ निम्नलिखित हैं, गंगा 2525 किलोमीटर, गोदावरी 1465, कृष्णा 1400, यमुना 1376, नर्मदा 1312। तो ये प्रमुख 5 नदियाँ हैं क्रम में, ठीक है? सबसे चौड़ी नदी कौन-सी है? तो ब्रह्मपुत्र जो है वो सबसे चौड़ी नदी है। आगे बढ़ते हैं। धन विधेयक का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का वर्णन किया गया है। सिंपल सा यह प्रश्न था। देखिए, धन विधेयक संविधान के अनुच्छेद 110 में वर्णित है। अनुच्छेद 112 का संबंध वार्षिक वित्तीय विवरण से, जिसे बजट कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि बजट का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 112 में है, लेकिन याद रखना बजट नाम कहीं भी आपको संविधान में देखने को नहीं मिलेगा। बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, ठीक है? अनुच्छेद 108 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 108 का संबंध ज्वाइंट सिटिंग से है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, ठीक है? भारत में लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी हैं? तो 550 सीटें अधिकतम है। अभी तक यही बताया गया कि 550 सीटें जो है वही अधिकतम है। देखिए, तो संविधान में व्यवस्था है कि सदन की अधिकतम सदस्य संख्या जो है वो 550 होगी। 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे, 20 सदस्य संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करेंगे। यानी 500 जो 30 सदस्य हैं वो आपके राज्यों से आएँगे और 20 सदस्य आपके केंद्र शासित प्रदेशों से आएँगे। वर्तमान में सदन की सदस्य संख्या 543 है। वर्तमान की भी याद रखना। लोकसभा का कार्यकाल यदि इसे भंग ना किया जाए तो प्रथम बैठक से लेकर के 5 वर्ष तक की होता है, ठीक है? प्रश्न ये भी पूछा था कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष तक जो है लोकसभा का कार्यकाल होता है। बढ़िए आगे, खादर और बांगर मिट्टी में क्या अंतर है? अब ये हमने डायरेक्ट पूरा आपको बता दिया क्योंकि जो प्रश्न पूछा गया था वो ऐसे आपको पॉइंट बाय पॉइंट पूछा गया था। पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, ऐसे आपको बताया गया था। तो हम आपको समझा देते हैं कि खादर और बांगर में अंतर क्या होता है। तो खादर क्षेत्र की मिट्टी जो होती है वो अधिक उपजाऊ होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर खेती की जाती है, जबकि बांगर क्षेत्र की जो मिट्टी होती है वो कम उपजाऊ होती है, ठीक है? ऐसे में यहाँ पर खेती भी नहीं की जा सकती, ठीक है? खादर में समय-समय पर बाढ़ आती रहती है, जबकि बांगर क्षेत्र में बाढ़ नहीं आती है, ठीक है? तो खादर की उपजाऊ क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर बाढ़ आती रहती है, नई-नई मिट्टी यहाँ पर लेटेस्ट मिट्टी आती रहती है, एकदम अपडेट होती रहती है। जैसे अपन अपने मोबाइल को नहीं अपडेट करते रहते हैं, वैसे मिट्टियाँ भी यहाँ की जो आपकी खादर वाली होती है, वो डेली मतलब कि हर महीने, हर साल में 1-2 बार अपडेट हो ही जाती है, बाढ़ वगैरह आ जाती है, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा उपजाऊपन होता है, ठीक है? चलिए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को भारतीय मानचित्र में पूछा गया था, भारतीय मानचित्र बनाया गया था, फिर बोला गया था भाई ये बताइए ये क्या है? ए पॉइंट क्या है? ठीक है ना? बी पॉइंट क्या है? तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर को इसमें पूछा गया था, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैप को आपको अच्छे से देख कर के जाना है। 2 से 3 प्रश्न आपको मैप के भी देखने को मिल सकते हैं आपके एग्ज़ाम में आगामी फॉरेस्ट गार्ड में और एमपीएसआई, एमपी पुलिस में। भारत के उत्तर-पश्चिम में कौन-सा देश स्थित है? तो पाकिस्तान ऑप्शन दिया था, वैसे अफ़गानिस्तान भी है, लेकिन ऑप्शन में पाकिस्तान था, तो पाकिस्तान इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भारत के उत्तर-पश्चिम में स्थित है। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है। चलिए देख लेते हैं और कौन-कौन से देश अपने मतलब अड़ोस-पड़ोस में स्थित हैं। तो उत्तर-पश्चिम में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान है। और जो भूटान और नेपाल है वो अपने उत्तर में है, ठीक है? भारत के उत्तर में भूटान और नेपाल है। म्यांमार जो है वो अपने पूरब में है।
पश्चिम बंगाल के पूरब में बांग्लादेश भी है, ठीक है? तो भारत के पूरब में कौन? बांग्लादेश भी है, ये भी आपको रखना है। भारत के दक्षिण में कौन है? तो श्रीलंका जो है वो अपने बिल्कुल दक्षिण में है, बिल्कुल नीचे जो है वो श्रीलंका है, ठीक है? तो ये आपको मैप अच्छे से पढ़ कर के जाना है। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में मैप्स के काफ़ी सारे प्रश्न आएँ। वैसे मैप के ऊपर हम एक लेटेस्ट क्लास लेकर के आएँगे, जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आ जाता है फॉरेस्ट गार्ड का, तो हम तुरंत आपके लिए लेटेस्ट क्लास लेकर के आएँगे, ठीक है? औरंगज़ेब ने शाहजहाँ को कैद करके कहाँ पर रखा था? तो आगरा के किले में शाहजहाँ को कैद करके औरंगज़ेब ने रखा था, आपको पता होगा। शाहजहाँ का जो काल है वो स्थापत्य काल का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है? चित्रकारी का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो जहांगीर को चित्रकारी का स्वर्ण युग कहा जाता है, जहांगीर के काल को। मुगल से काफ़ी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। वर्ष 1658 से 1666 तक आगरा के किले में जो है शाहजहाँ कैद रहा था। यहाँ मुसम्मन बुर्ज में औरंगज़ेब की कैद में शाहजहाँ ने अंतिम सांस ली थी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे चमकीला ग्रह कौन-सा है? भाई शुक्र को मतलब इतना पसंद करते हैं व्यापम वाले, 2 प्रश्न आज शुक्र ग्रह से पूछे हैं। तो सबसे चमकीला ग्रह कौन-सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह आपका सूर्य है। देखिए, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, ठीक है? इसे भोर का तारा और साँझ का तारा भी कहते हैं, भाई साँझ कर लेना इसको। साँझ का तारा भी कहते हैं, इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। पृथ्वी की बहन क्यों कहते हैं? एक बार आपके एमपीएसआई के इंटरव्यू में यह प्रश्न पूछा गया था। एमपीएसआई के इंटरव्यू में 2 प्रश्न पूछे गए थे, वो दोनों प्रश्न आज यहाँ पर आ गए हैं, तो दोनों हम लगातार आपको बता दे रहे हैं। पूछा गया था पृथ्वी की बहन क्यों कहते हैं? तो देखिए जो अपनी पृथ्वी है वो भी 23.5 डिग्री अक्षांश पर झुकी हुई है, 23.5 डिग्री पर, ठीक है ना? और जो आपका शुक्र ग्रह है, वो भी लगभग 22.5 डिग्री अक्षांश पर झुका हुआ है, तो लगभग-लगभग सेम टू सेम लगते हैं शुक्र और पृथ्वी, इसलिए शुक्र को पृथ्वी का बहन कहा जाता है, ठीक है? राज्यपाल के अध्यादेश को किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो 213 में राज्यपाल के अध्यादेश को बताया है। राज्यपाल का अध्यादेश 213 में है, राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 में। इसका उल्टा कर देना, 213 का 123 कर देना तो राष्ट्रपति का हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए आगे एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। राज्यपाल को अनुच्छेद 213 के अंतर्गत विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रस्थापित करने की शक्ति दी गई। यानी कि अगर विधानसभा आपकी नहीं चल रही है, आपकी संसद नहीं चल रही है, तो ऐसे में कोई नया आपको अगर कानून लेकर के आना है, तो राज्यपाल उसको आर्टिकल 213 के तहत लागू कर सकता है, ठीक है? इसकी शक्ति सेम टू सेम वैसे होगी जैसे कि विधानमंडल द्वारा कोई कानून पारित किया जाता है। केरल के तटों पर कौन-सी रेत पाई जाती है? तो मोनोज़ाइट जो रेत है, वो केरल के तटों पर पाई जाती है। इसका उपयोग कहाँ पर है देखिए, तो यूरेनियम का सबसे बड़ा स्रोत जो है, वो समुद्र तट और जलोढ़ मैदान होते हैं, ठीक है ना? भारत में यूरेनियम तो पाया नहीं जाता है, लेकिन जो केरल के तट हैं, मोनोज़ाइट रेत जो है, उसमें भी यूरेनियम के तत्व पाए जाते हैं। तो जो केरल के तट हैं, तो यूरेनियम में समृद्ध मोनोज़ाइट रेत जो है, वो केरल के तटों पर पाई जाती है। तो केरल के तटों पर जो रेत पाई जाती है, उसमें मोनोज़ाइट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जो कि यूरेनियम की तरह कार्य करता है और अपने यहाँ बिजली के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? अभी इससे पहले पानीपत का प्रथम पूछा था, तब हमने प्रथम, द्वितीय, तृतीय तीनों करवा दिया था। आज देख लीजिए तीसरे पूछ लिया है, ठीक है? दूसरा पूछ लिया है। तो जितना भी एक प्रश्न हम कराते हैं, पूरा डिटेल में आपको जानकारी देते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, ठीक है ना? तो 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। किस-किस के बीच में हुआ था? आइए देख लेते हैं। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसका नाम प्रसिद्ध नाम क्या था? हेमू था। अंतिम जो है हिंदू शासक था, ठीक है? और अकबर की सेना के बीच पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। अकबर के सेनापति जो थे, वो खान जमान और बैरम खान के लिए यह एक निर्णायक जीत थी। उस समय अकबर तो बहुत छोटा था, ठीक है ना? तो अकबर की तरफ से कौन लड़ा था? तो बैरम खान और खान जमान, ये 2 लोग जो है यहाँ पर लड़ रहे थे, और इन दोनों लोगों ने जो है इस युद्ध को जीत लिया था। अंतिम समय पर जो है विक्रमादित्य हेमू की आँख में एक तीर लग गया था, जिसकी वजह से वह युद्ध हार गया था, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन-सा है? वही शुक्र ग्रह इसका गर्म ग्रह का आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। अब देखिए यहाँ पर भी एमपीएसआई का जो आपका इंटरव्यू वाला प्रश्न है, वो इंटरव्यू वाला प्रश्न आपको बताते हैं। देखिए, तो हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। हालाँकि बुध ग्रह सूरज के सबसे करीब है। अब ये इंटरव्यू वाले प्रश्न क्यों पता है? क्योंकि हमारा इंटरव्यू हुआ था, तो हमको पता है कि ये 2 प्रश्न हमसे पूछे गए थे, और आज ये भाग्य देखिए कि वो दोनों प्रश्न आज आपके इस एग्ज़ाम एनालिसिस में पूछे गए हैं। देखिए, तो देखिए, सूरज के सबसे करीब है, इसलिए उसे सबसे गर्म होना चाहिए। अब देखिए, अगर आपसे बात करते हैं, हमसे पूछा गया था कि भाई जो आपका सूर्य है, तो सूर्य के सबसे पास में कौन है? तो सबसे पास में बुध ग्रह है। तो आप ये बताइए कि बुध ग्रह सबसे ज़्यादा गर्म क्यों नहीं है? शुक्र ग्रह क्यों सबसे ज़्यादा गर्म है? तो देखिए, बुध ग्रह पे इतनी मतलब सूर्य के इतना करीब होने की वजह से जो बुध ग्रह है ना, इस बुध ग्रह का जो आपका वो वायुमंडल है, वो एकदम खत्म हो चुका है, एकदम जल चुका है, ठीक है ना? तो बुध ग्रह पर तो बहुत ज़्यादा तापांतर पाया जाता है, ठीक है ना? कभी एकदम ठंडा हो जाएगा, कुछ पता ही नहीं चलता, एकदम ठंडा हो जाएगा भाई, ठीक है ना? और कभी एकदम बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो मतलब इसमें बहुत ज़्यादा तापांतर पाया जाता है बुध ग्रह में, ठीक है ना? जबकि शुक्र ग्रह क्या है, तो शुक्र ग्रह में जो गर्मी जाती है, वो वापस नहीं लौट पाती। इस वजह से जो शुक्र ग्रह है, वो सबसे गर्म ग्रह है। देख लीजिए, यही यहाँ पर बताया गया है। तो हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। हालाँकि बुध ग्रह सूरज के सबसे करीब है, इसलिए उसे सबसे गर्म होना चाहिए। लेकिन सूरज के इतने करीब होने की वजह से
उसका वायुमंडल लगभग नष्ट हो चुका है, जबकि शुक्र ग्रह का वायुमंडल मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है। और आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड कैसी गैस है? गर्म गैस होती है, तो जो एक तरफ़ा रास्ते का काम करती है, यानी कि जो यहाँ से सूर्य की किरणें होती हैं, वो शुक्र में प्रवेश तो कर जाती हैं, लेकिन भाई निकल नहीं पाती हैं। इस वजह से शुक्र ग्रह जो है, वो सबसे गर्म ग्रह माना जाता है, ठीक है? चलिए, अब आपको बताते हैं कि टॉप 5 स्कोर क्या मिले हैं आज हमें आज के एग्ज़ाम में। तो 114, 102, 98, 93, 88 ये टॉप 5 स्कोर आज हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं, ठीक है? चलिए टेलीग्राम की बात कर लेते हैं, उससे पहले बता दें जो सब्जेक्टिव पेडागोजी है आपकी, वो सब्जेक्टिव पेडागोजी आपकी 10 नंबर की लगभग सब्जेक्टिव पेडागोजी आपकी पूछी गई थी, ठीक है? चलिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन के नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप यहाँ से जॉइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये सारी पीडीएफ, ये सारी फ़ोटो जो हमको लोग भेजते हैं प्रश्नों की, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएँगी। इसके अलावा ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव, यहाँ पर आपको जो है पूरी किताबें जो होती हैं, बहुत सारी किताबें मैथ वगैरह की, यादव सर के क्लास नोट्स वगैरह हैं, इंग्लिश की बहुत बेहतरीन किताब जो मैम की है वो किताब, इसके अलावा जो है ब्रह्मास्त्र का फॉर्मूला बुक, ये सब आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी। इसको सर्च करके ज्वाइन कर लेना, नहीं तो अगर आप इसको ज्वाइन कर लेंगे तो कल ही हमने इसकी लिंक इसमें डाली है, तो यहाँ से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और सारी किताबें आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ इसकी और आराम से पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपका पैसा भी खर्च नहीं होगा और आपकी तैयारी भी होती रहेगी, ठीक है? तो ये दोनों ग्रुप आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है? तो अब वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे भाई, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना, क्योंकि लगातार एग्जाम एनालिसिस चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड का हो, चाहे आपका एमपी टेट का हो या एमपीएसआई एमपी पुलिस हो, सबका एग्जाम एनालिसिस सबसे पहले आपका अपना चैनल सक्सेस जंक्शन ही लेकर के आएगा। जैसे हम एग्जाम एनालिसिस अपलोड करते हैं उसके बाद में कई और भी चैनल हैं जो इसी की कॉपी करके अन्य प्रश्नों, इसी के प्रश्नों को जो है आपके सामने लेकर के आएंगे, ठीक है ना? तो भटकना नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। जल्द ही मिलते हैं आज शाम वाले एग्जाम एनालिसिस में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।